Hello everyone. Today we will study about Order 1 of CPC that talks about parties to suit. So Order 1 Rule 1 talks about joinder of parties, that is who may be joined as plaintiffs. So Order 1 Rule 1 क्लियरली ये कहता है कि सारे पर्सन को हम प्लेंटिफ के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं एक सूट में अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो। पहला कंडीशन ये है कि जो राइट टू रिलीफ है प्लेंटिफ का वो अराइज हो रहा हो सेम एक्ट और सेम ट्रांजैक्शन से। दूसरा, अगर वो सारे लोग सेपरेट सूट लाएं तो कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज हो जाएगा। वहीं पर रूल 2 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। मतलब कि जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ से या तो ट्रायल सूट की ट्रायल डिले हो सकती है या एम्बेरस हो सकती है तो कोर्ट सेपरेट ट्रायल ऑर्डर कर सकती है या फिर ऐसा कोई ऑर्डर कर सकती है जो कि एक्सपीडियंट हो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में। एक्सपीडियंट का मतलब होता है नेसेसरी हो जस्टिस दिलाने में पार्टीज को। रूल 3 बात करता है हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट। सो सेम एज रूल नंबर 1 सारे लोगों को हम डिफेंडेंट के रूप में एक सूट में ज्वाइन कर सकते हैं अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो। पहला, जो राइट टू रिलीफ एलेज किया गया हो उन सारे लोगों के खिलाफ वो सेम एक्ट और सेम ट्रांजैक्शन से अराइज हुआ हो। दूसरा, अगर उनके खिलाफ कोई सेपरेट सूट लाया जाए तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज हो सकता है। अब हम देखेंगे रूल 3A। रूल 3A बात करता है पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल वेयर ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स में एम्बेरस और डिले ट्रायल्स। सो रूल 3A बेसिकली ये कहता है कि जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई भी डिफेंडेंट के ज्वाइंडर से अगर सूट का ट्रायल डिले हो सकता है या एम्बेरस हो सकता है तो कोर्ट सेपरेट ट्रायल ऑर्डर कर सकती है या फिर ऐसा कोई ऑर्डर कर सकती है जो कि एक्सपीडियंट हो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जो कि नेसेसरी हो जस्टिस दिलाने के लिए पार्टीज़ को। वहीं पर रूल 4 ये कहता है कि कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ ज्वाइंट पार्टीज़। सो बेसिकली रूल 4 ये कहता है कि जजमेंट दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा बिना किसी अमेंडमेंट के फॉर सच वन और मोर ऑफ प्लेंटिफ एज मे बी फाउंड टू बी इंटाइटल्ड टू रिलीफ फॉर सच रिलीफ एज ही और दे मे बी इंटाइटल्ड टू। मतलब एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ जो कि इंटाइटल्ड है रिलीफ के लिए तो उनको रिलीफ देने के लिए जजमेंट दिया जा सकता है against such one or more of defendant as may be found to be liable according to their respective liabilities। और जो रिलीफ दिया जाएगा वो उन डिफेंडेंट्स के खिलाफ दिया जाएगा जो कि लाइबल पाए जाएंगे और उनकी जितनी लाइबिलिटी होगी उस अकॉर्डिंग ही उनको लाइबल बनाया जाएगा। रूल 5 टॉक्स अबाउट डिफेंडेंट नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। So it states that it shall not be necessary that every defendant shall be interested as to all the relief claimed in any suit against him। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे डिफेंडेंट इंटरेस्टेड हों सारे रिलीफ में जो कि क्लेम किया गया हो किसी सूट में उनके खिलाफ। रूल 6 बात करता है ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली रूल 6 कहता है कि प्लेंटिफ के पास ये चॉइस है कि वो इंक्लूड कर सकता है सेम सूट में पार्टीज़ को या फिर सारे पार्टीज़ को या कोई भी पर्सन को जॉइंटली या सेवरली जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में लाइबल हो। इंक्लूड कर सकता है उन पार्टीज़ को भी जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज हुंडीज़ और प्रोमिसरी नोट से इंक्लूड हुए। मतलब बेसिकली रूल 6 ये कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि प्लेंटिफ के साथ किया गया है पार्टीज़ के द्वारा और उसमें अगर कोई ब्रीच होता है जिससे कि प्लेंटिफ को डैमेज होता है तो प्लेंटिफ सूट फाइल कर सकता है या तो सारे पर्सन्स के खिलाफ जो कि कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट थे या फिर किसी सेपरेट पर्सन्स के खिलाफ भी जो कि कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट थे अपने रिलीफ को क्लेम करने के लिए। रूल 7 कहता है व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम whom redress इज टू बी sought। तो रूल 7 बेसिकली ये कहता है कि जब प्लेंटिफ के मन में ये डाउट हो कि वो किससे अपना जो रिलीफ है वो क्लेम करे तो वो ज्वाइन कर सकता है दो या दो से ज़्यादा डिफेंडेंट को
और जो क्वेश्चन है कि किस डिफेंडेंट की लाइबिलिटी बनेगी और कितने एक्सटेंट तक बनेगी, वो डिटरमाइन किया जाएगा कोर्ट के द्वारा उन पार्टीज़ के बीच में। लेकिन रूल 7 के अकॉर्डिंग वो दोनों डिफेंडेंट को पार्टी बना सकता है या दो से ज़्यादा डिफेंडेंट को पार्टी बना सकता है, जिससे कि उसको लगता है रिलीफ सॉर्ट करना चाहिए या जिसमें से किसी से उसको डैमेज क्लेम मिलना चाहिए। जैसे कि हम रूल 7 का एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा अगर कोई डैमेज हुआ है प्लेंटिफ को पता नहीं है कि किससे कितना पोर्शन उसको रिलीफ क्लेम करना है, तो वो सबको सूट में पार्टी बना सकता है और उनका डिटर्मिनेशन कोर्ट करेगी उनकी लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब रूल 8 बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में, जिसकी की हेडिंग कहती है 1 पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। सो बेसिकली रूल 8 जो है सीपीसी का, वो रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बात करता है। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट का एम है कि टाइम और एक्सपेंस बचाया जाए, एक जो इनकन्वीनियंस होती है मल्टीपल सूट से उसको अवॉइड किया जा सके। सो ऑर्डर 8 का रूल 1 कहता है कि जब बहुत सारे पर्सन्स का सेम इंटरेस्ट हो एक सूट में, तो उनमें से कोई एक या उनमें से कुछ लोग कोर्ट के परमिशन के साथ सू कर सकते हैं, सू हो सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं सूट को ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड, बाकी लोगों के बिहाफ में या बाकी लोगों के इंटरेस्ट के लिए उनमें से कोई एक या उनमें से कुछ लोग कोर्ट के परमिशन से सूट को डिफेंड कर सकते हैं, सू कर सकते हैं या सू हो सकते हैं। और वहीं 8 के सब रूल 1 का बी क्लॉज कहता है कि कोर्ट डायरेक्ट भी कर सकती है एक या एक से ज़्यादा पर्सन को डिफेंड करने के लिए सूट को बाकी लोगों के बिहाफ पे। सब रूल 2 कहता है कि जब परमिशन या डायरेक्शन दे दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा सब रूल 1 के अंदर, तो कोर्ट नोटिस देगी उस सूट के इंस्टीट्यूशन का सारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ को प्लेंटिफ के एक्सपेंस में। तो जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं सूट के, उन सबको कोर्ट नोटिस देगी, या तो वो पर्सनल सर्विस के थ्रू देगी या पब्लिक एडवर्टीजमेंट के भी थ्रू दे सकती है। सब रूल 3 बात करता है ज्वाइनिंग एज अ पार्टी, मतलब कोई पर्सन जिसके बिहाफ पे या जिसके बेनिफिट के लिए कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया हो, वो भी कोर्ट में अप्लाई कर सकता है खुद को एक पार्टी बनाने के लिए सूट का। 4 सब रूल 4 बात करता है कि क्लेम का कोई भी पार्ट अबेंडन नहीं किया जा सकता है सब रूल 1 के अंदर, और कोई भी सूट विड्रॉ नहीं हो सकता है सब रूल 3 के अंदर, जो कि ऑर्डर 23 का रूल 1 का जो सब रूल 3 है उसके अंदर कोई सूट विड्रॉ नहीं हो सकता है, ना ही कोई एग्रीमेंट हो सकता है, ना ही कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ना ही सेटिस्फेक्शन हो सकता है किसी भी सूट का ऑर्डर 23 के रूल 3 के अंदर, जब तक कि कोर्ट ने प्लेंटिफ के एक्सपेंस पे नोटिस ना दे दिया हो सारे पार्टीज़ को जो कि इंटरेस्टेड है सूट में, उसी मैनर में जो कि सब रूल 2 ऑर्डर 8 के मेंशन है, जो कि सब रूल 2 जो है ऑर्डर 8 का उसके अंदर मेंशन है। सब रूल 5 कहता है कि अगर जो पर्सन सू कर रहा है या डिफेंड कर रहा है किसी भी सूट को, वो डिलीजेंटली एक्ट नहीं करता है, तो कोर्ट उस पर्सन को सब्स्टिट्यूट कर सकती है किसी दूसरे पर्सन से। वहीं पे सब रूल 6 कहता है कि अगर कोई डिक्री पास किया गया हो किसी सूट में इस रूल के अकॉर्डिंग, तो वो जो डिक्री है वो सारे पर्सन्स पे बाइंडिंग होगी जिसके बिहाफ पे सूट इंस्टीट्यूट किया गया हो या फिर जिसके बिहाफ पे सूट डिफेंड किया गया हो। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द स्यूइंग और डिफेंडिंग पर्सन टू शेयर द सेम कॉज ऑफ एक्शन एज द अदर्स दे रिप्रेजेंट। ज़रूरी नहीं है कि जो सू कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो पर्सन्स, वो भी सेम कॉज ऑफ एक्शन ही शेयर कर रहे हो जो कि दूसरे लोग कर रहे हैं जिनको कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हो। So thank you for watching this video. In next lecture we will study the further rules of order 1. Thank you.